गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल कलरेशन के अंतर्गत प्रीपेट्री प्रोसेस। प्रीपेट्री प्रोसेस में पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया है स्कवरिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद स्कवरिंग में जो प्रेशर बॉल है उसकी रेसिपी को अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रेशर बॉल की मशीन कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, प्रेशर बॉल की मशीन कैसे फंक्शन करती है उसको देखेंगे और ओपन बॉल की रेसिपी अध्ययन करेंगे। उसके बाद ओपन बॉल की रेसिपी क्या होती है। ठीक, तो अगर हम प्रीपेट्री प्रोसेस में जो फ्लो चार्ट होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें आपका पहले होता है सिंजिंग के बाद आपका होता है डिसाइजिंग। उसके बाद स्कवरिंग आता है और सबसे लास्ट में होता है आपका ब्लीचिंग। ठीक है, जो आपके टॉपिक में है। ठीक, तो सिंजिंग में क्या होता है, अगर इसके ऑब्जेक्ट को अध्ययन करते हैं, टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक। सिंजिंग में प्रोट्रूडिंग फाइबर को हटाते हैं, कहने का मतलब हेयरी फाइबर को हटा देते हैं, या कहने का मतलब जो यार्न के ऊपर रेसे छोटे छोटे रेसे निकले होते हैं या फैब्रिक के ऊपर छोटे छोटे रेसे निकले होते हैं, उनको हटाना ही सिंजिंग कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से ही डिसाइजिंग क्या होती है। साइजिंग के दौरान जो हमने साइज मटेरियल का उपयोग किया था उसी को हटाना डिसाइजिंग कहलाता है। जैसा कि आपको शब्दावली से स्पष्ट हो रहा है, डिसाइजिंग मतलब हटाना ही होता है। ठीक, इसके बाद हम अध्ययन करते हैं स्कवरिंग को। स्कवरिंग में क्या होता है, ऑयल एंड वैक्स को हटाते हैं। जो आज का टॉपिक है, ऑयल एंड वैक्स को हटाते हैं। ठीक, ऑयल एंड वैक्स को हटाना ही स्कवरिंग कहलाता है। उसके बाद लास्ट आता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में होता है नेचुरल कलर को हटा देते हैं। कॉटन का नेचुरल कलर कैसा होता है, एलोइस होता है, लाइट एलोइस होता है। ठीक, उसी को हटा के कैसा बना देते हैं, प्योर वाइट, पूरी तरीके से वाइट। इससे क्या होता है, आप सोचेंगे आप ब्लीचिंग में सर क्यों आवश्यकता पड़ती है, ब्लीचिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जिससे कलर मैचिंग में आसानी होती है। अब हल्का येलोइश पहले से है, उसमें आपको अगर 5% शेड चाहिए होगा तो आपको उसमें नहीं समझ में आएगा कि कितना कलर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, या पता है क्या नाम है, येलो से कोई कलर रिएक्शन कर दिया प्राइमरी कलर तो दूसरा कलर हो सकता बन जाए। ठीक है, या सेकेंडरी कलर से रिएक्शन हो जाए। तो इसलिए एग्जैक्ट शेड आए, अगर कोई पूछे ब्लीचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो एग्जैक्ट शेड लाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आज का टॉपिक है स्कवरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी मशीन क्या है, प्रेशर बॉल की मशीन। ठीक, ये प्रेशर बॉल है आपका, देखिए सब ये आपको बनाना है। ठीक है, इसमें मेन है आपका ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं। ये आपके टेक्सटाइल कलरेशन के लैब में है। ये मशीन आपकी फंक्शन कैसे करती है इसको देखते हैं। तो ये आपका मेन ये है। ठीक है, इसमें एक बर्तन लगा होता है, इस आकार का बेलनाकार एक बर्तन लगा होता है जिसमें हम लोग फैब्रिक को फिल करते हैं और इसमें केमिकल को सब भर देते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, हीटर लगा है, हीट होता है। ठीक है, ऐसे इसकी फंक्शनिंग होती है। और उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रेशर बॉल एक कीयर उपकरण है। ठीक है, प्रेशर बॉल एक कीयर उपकरण है या कीयर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक बेलनाकार लोहे का बर्तन लगा होता है। एक मशीन के अंदर एक बर्तन लगा होता है, जो आप मशीन यहाँ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। आप सोचेंगे कि ढक्कन सर इसमें क्यों लगा होता है, इसमें टेम्परेचर आपको बताया कि 130 डिग्री होता है, 130 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर आप किसी वेसल को बंद नहीं करेंगे तो उसका टेम्परेचर 130 हो ही नहीं सकता। ठीक, खासकर लिक्विड का, जैसे वाटर का अगर देखा जाए, अगर वाटर को पैक ना किया जाए तो उसका टेम्परेचर 130 हो ही नहीं सकता है। 100 से ऊपर उसका या तो ताप बढ़ाने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या तो दाब बढ़ाने पर उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, तो एक जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इसमें द्रव घुमाने के लिए पंप और ऊर्जा बचत करने के लिए हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ठीक है, दबाव मापने के लिए दबाव सूचक यंत्र होते हैं, प्रेशर
क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो मशीन फट भी सकती है, इसलिए सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध होती हैं। हवा, वाल्व और भाप के लिए, ठीक है, के लिए पानी की पाइप लगी होती है। ठीक, तो ये आपका वर्किंग प्रोसेस है। यह 5 फीट डायमीटर होता है। इसकी डायमीटर कितनी होती है? 5 फीट होती है। इसकी जो डायमीटर होती है कितना होता है? 5 फीट होता है, 5 फीट। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई होती है मशीन की 8 से 10 मीटर। ये जो हाइट होती है इसकी 8 से 10 मीटर की लंबाई का होता है। यह अलग अलग कैपेसिटी के भी होते हैं। जो लैब में है आपका सैंपल के लिए है, वैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ठीक, ये आपको मशीनें बना लेनी है, आप फिगर से देख के बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद प्रेशर बॉल कीयर में कपड़े को उबालने के लिए निम्न मापदंड अपनाए जाते हैं। तो इसकी रेसिपी ये है, हमने आपको रेसिपी लिखा दिया है। चाहे तो आप वो वाली रेसिपी लिख लीजिए, चाहे आप ए वाली रेसिपी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हर कंपनी की अलग अलग अपनी रेसिपी होती है, तो ये रेसिपी भी लिख सकते हैं, बट वो वाली रेसिपी का हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं। कास्टिक सोडा 1 से 2 से 3%, सोडियम सल्फाइड 1%, सोडियम कार्बोनेट 1% और वेटिंग एजेंट 0.01%। वेटिंग एजेंट कपड़े को डिप करता है, कपड़े को गीला करता है, वेट करता है। जैसे टर्की डेडाल हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। टीआरओ अगर पानी को ये जैसे फैब्रिक एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, अगर आप टर्की डेडाल मिला देंगी या मिला देंगे तो उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एक आता है ब्रिलियंट आयल भी आता है, ब्रिलियंट आयल होता है, ब्रिलियंट आयल भी आयल का भी यूज करते हैं वेटिंग एजेंट के रूप में। ठीक, इसके बाद आपका मटेरियल टू लिकर रेशियो 1:4 या 1:5 रख सकते हैं। प्रेशर इसका 1.8 kg प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 130 डिग्री होता है। आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या होता है? ओपन वाल और प्रेशर वाल में, ओपन वाल और प्रेशर वाल में अंतर टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर इसमें 130 है तो टाइम अपने आप कम लगेगा, और उसमें क्या टेम्परेचर सा होता है तो टाइम अपने आप बढ़ जाता है। ठीक, ये आपकी रेसिपी है। रेसिपी को इसके बाद देखते हैं। कीयर में कपड़े के अनुसार घोल भर देते हैं, और मटेरियल टू लिकर रेशियो है उसी पर डिपेंड करता है। जब भी हम डाइंग करेंगे, डाइंग और प्रिंटिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डाइंग में जब भी हम डाइंग करेंगे तो कपड़े को वेट के अनुसार ही करते हैं, जबकि प्रिंटिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी आपको कपड़े का प्रीपेट्री प्रोसेस करना है, खासकर डिसाइजिंग से ही, डिसाइजिंग, स्कवरिंग, ब्लीचिंग, हाँ, या फिर जितने भी डाई करते हैं उसमें सबसे पहले हम कपड़े को वेट करते हैं। वेट के अनुसार ही हम लोग रेसिपी लेते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम फैब्रिक उसमें घोल में फिल कर देते हैं। घोल में उपयुक्त दिए गए सभी मटेरियल मिलाए जाते हैं। कहने का मतलब जो भी रेसिपी होती है उसको मिलाते हैं। ठीक, उसके बाद घोल में कपड़े को फिल कर देते हैं। ठीक, और इसका जो टेम्परेचर होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह प्रक्रिया कितने घंटे तक चलती है? 8 से 10 घंटे तक चलती है। उसके बाद कीयर के निचले हिस्से में पंप द्वारा घोल को निकाल दिया जाता है। जब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, जो भी रेसिपी होती है उसको हम लोग हटा देते हैं, निकाल देते हैं। इससे हीटर के नीचे और ऊपर से गुजारा जाता है। ठीक, यह प्रक्रिया नीचे से ठंडे घोल को निकालने तथा ऊपर से गर्म घोल गिरने तक निरंतर चलती रहती है। मशीन में लगे प्रेशर गेज के द्वारा अंदर का ताप नियंत्रित किया जाता है। जो मशीन का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। कपड़े को बॉयल के पश्चात, कपड़े को बॉयल करने के पश्चात घोल से बाहर निकाल देते हैं, और कीयर के ठंडे होने के पश्चात बाहर कपड़ा निकाला जाता है। ठीक है, जब कीयर ठंडा हो जाता है तभी निकालते हैं, नहीं तो जलने की संभावना रहती है। जिससे फिर उसे कपड़े को अच्छी तरीके से धो लिया जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ओपन बॉयल। ओपन बॉयल की आपकी मशीन है। ठीक है, इसमें ढक्कन नहीं लगा होगा, कवर्ड नहीं लगा होगा, और इसमें टेम्परेचर जो 100 डिग्री रहेगा, 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो अपने आप
टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मशीन बनानी है ओपन वाल की। तो ओपन वाल का सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। ओपन वाल का स्कवरिंग दो प्रकार की होती है, पहला प्रेशर वाल होता है, दूसरा ओपन वाल। ओपन वाल उन कपड़ों पर की जाती है जो रंगीन किनारी या रंगीन पैटर्न के साथ होते हैं। ठीक है, इसके बाद ओपन वाल स्कवरिंग नीचे दिए गए निर्देशानुसार कर सकते हैं। जो निर्देश दिए गए हैं, आपकी जो रेसिपी दी गई है, ये आपकी रेसिपी है ओपन वाल की। ठीक, ओपन वाल की रेसिपी सोडियम सिलिकेट 1 से 2%, वेटिंग एजेंट 0.2 से 0.5 तक है। सोडियम हेक्सा मेटा फास्फेट 0.2 से 0.5 तक है। सोडियम सल्फाइड आपका रिक्वायर्ड के अनुसार है। मटेरियल टू लिकर रेशियो 5 होता है। तापमान जो होता है इसका 100 से कम होता है, 60 से 70, कहीं कहीं किताबों में 100 भी लिखा है। टाइम आपका 8 से 12 घंटे होते हैं। ठीक, ये आपकी रेसिपी है। इसमें वर्किंग प्रोसेस लिखना है कि इसमें रेसिपी को सबसे पहले हम भर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद टेम्परेचर इसका 60 से 80 ले जाते हैं। उसके बाद और इसमें 8 से जो 12 घंटे समय लगता है। उसके बाद फैब्रिक को हम वॉश कर लेते हैं। जब ठंडा हो जाती है मशीन, उसके बाद हम वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद आपका स्कवर्ड फैब्रिक मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको ब्लीचिंग के लिए रेडी करते हैं। ब्लीचिंग के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले आपको बताया गया था जो प्रिपरेटिव प्रोसेस सिंजिंग था, सिंजिंग के बाद आपका डिसाइजिंग था, डिसाइजिंग के बाद स्कवरिंग था, स्कवरिंग के बाद ब्लीचिंग था। अब आपका कपड़ा या तो डाइंग में जाएगा, डाइंग हाउस में, या फिर प्रिंटिंग हाउस में जाएगा। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फैब्रिक को RFD का मतलब रेडी फॉर डाइंग। फैब्रिक को अभी हम RFD रेडी फॉर डाइंग, अभी क्योंकि इस सेमेस्टर में हम RFP नहीं करेंगे, प्रिंटिंग अभी नहीं करना, नेक्स्ट सेमेस्टर में है। तो रेडी फॉर डाइंग के लिए फैब्रिक को हम रेडी कर रहे हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज को हटाया जा रहा है कि डाइंग के दौरान किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो रेसिपी आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें अगर आपको याद करना है तो सबसे पहले आपका इसका ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रिपरेटरी प्रोसेस है उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट याद करेंगे। ऑब्जेक्ट याद करने के बाद उसमें समझेंगे यह कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी मशीनें होती हैं। जैसे आपका सिंजिंग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्कवरिंग 2 प्रकार की होती है, एक ओपन बॉल माध्यम से होती है, एक प्रेशर बॉल के माध्यम से होती है। ठीक, उसके बाद मशीन बनाएंगे दोनों की, ओपन बॉल की, प्रेशर बॉल की, दोनों की रेसिपी लिख देंगे। उसके बाद कैसे मशीन फंक्शन कर रही है उसको लिख देंगे। और आपको रेसिपी याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना रेसिपी के आप स्कवरिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।